हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। और आधुनिक भारत के इतिहास की स्पेक्ट्रम की सीरीज़ का हमारा आज ये 22वां सेशन है। पिछले सेशन में हम लोगों ने भारत में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर चर्चा की थी। असहयोग आंदोलन है ना, क्यों शुरू किया गया, क्या कारण थे, किस प्रकार के कार्यक्रम हुए, उसमें क्या क्या गतिविधियां हुई, किस प्रकार से आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया, है ना, और असहयोग आंदोलन का भारत में क्या महत्व रहा है, उस सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं ऑडियो वीडियो कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, हम देख लेते हैं पहले एक बार कि आप में से किस किस को आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई इशू तो नहीं आ रहा है ऑडियो वीडियो में। सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। परसों हमारी प्राचीन भारत के इतिहास वाली क्लास हुई थी, जिसमें हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के ऊपर चर्चा की है। आज हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, कल हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, और इसी तरह से एक दिन प्राचीन भारत, एक दिन आधुनिक भारत, एक दिन संविधान लक्ष्मीकांत की पुस्तक से। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। और एक रिक्वेस्ट कि यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। जिन लोगों ने नहीं किया है, किसी कारण से भूल गए हैं, रह गया है, तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से एक योगदान छोटा सा दे सकते हैं इस चैनल की ग्रोथ में, हमारी ग्रोथ में और हमारे आगे की तैयारी के लिए। तो इसे शेयर कर दें और इसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूपीएससी विद चंचल कुमार सर, ये जो चैनल है हमारा, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप लोगों की तैयारी के लिए बनाया गया है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है। और इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना चाहते हैं। यदि आपको डेली क्लासेस की लिंक चाहिए, यदि आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी क्लास कब होने वाली है, इसके साथ साथ कोई भी स्टडी मटेरियल जो आपको फ्री में हम शेयर करते हैं वो चाहिए, तो इस टेलीग्राम चैनल चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। यहाँ आ जाइए, यहाँ मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। आप सभी लोगों को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और अयोध्या में रामलला के विराजमान की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, कल पूरे दिन सभी लोग उसी में व्यस्त रहे, इसीलिए हम लोगों ने कल क्लासेस नहीं की। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद क्या हुआ। असहयोग आंदोलन एक प्रकार से ऐसा था कि जैसे कोई गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही हो, और स्पीड से चलती हुई गाड़ी में जब एकदम से हम लोग ब्रेक लगा देते हैं ना, तो क्या होता है, अचानक से यात्री जो है कैसे सहम जाते हैं, अचानक से यात्री जो है थोड़े से डगमगा जाते हैं, है ना। अचानक से जो यात्री उसमें बैठे होते हैं वो आश्चर्यजनक जो है उनके दिमाग में विचार आते कि क्या हो गया, अचानक से कैसे जो है ब्रेक लग गया, क्या हुआ होगा, है ना। वैसा ही हुआ। असहयोग आंदोलन जो है, ठीक है, उसके अचानक से रुकने से, बंद हो जाने से, महात्मा गांधी द्वारा वापस लिए जाने से कई सारे लोग जो आंदोलन से जुड़े थे वो एकदम से अवाक रह गए, भौचक्के रह गए, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने अचानक से आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन जब वापस हुआ ना, तो उसके बाद बड़ी विचित्र स्थिति हुई। एक तो सरकार को मौका मिल गया, उन्होंने महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, ये बोलते हुए कि भाई आपने लोगों को भड़काया है, आपने एक प्रकार से राजद्रोह या देशद्रोह किया है और आपने सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाया है। तो सरकार ने उनको गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कारावास की, ठीक है, 6 वर्ष के कारावास की उनको सजा सुना दी गई। अब महात्मा गांधी जी जेल में, जरा परिस्थितियों की कल्पना कीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है पूरी चीज़ों को समझना। महात्मा गांधी जी जेल में है, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ रही है आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि इनके नेता जो है वो अंदर है ना, आंदोलन भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए। कांग्रेस के जो नेता बाहर थे, कांग्रेस पार्टी में अचानक से यहाँ पर आपको मिलेगा कि विचारधारा की लड़ाई हो गई, और कांग्रेस में 2 विचारधाराएं उभर कर आई। कुछ कांग्रेसी नेताओं का ये मानना था कि हमें
असहयोग आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन हमें महात्मा गांधी जी के जो काम है उनको आगे जारी रखना चाहिए। महात्मा गांधी जी का ये मानना है कि जब आंदोलन चल रहा हो तो ठीक है, और जब आंदोलन नहीं चल रहा हो तो हमें आने वाले आंदोलन की तैयारी करना चाहिए, जिसे वो कहते थे रचनात्मक कार्य। समझ में आया? मतलब आंदोलन चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब आंदोलन नहीं चल रहा हो तो क्या करें? तो हम आगे की आंदोलन की तैयारी करते हैं, है ना। इसे रचनात्मक काम कहते हैं। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत उनका ये मानना था कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, छुआछूत जातिवाद वगैरह को जो है खत्म करना, नष्ट करना, भारत में लोगों में धार्मिक और जातिवाद, जाति के हिसाब से एकता स्थापित करना, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करना, इनके जो आपस में लड़ाई है उसको समाप्त करना। इसके अलावा चरखे का प्रचार करना, खादी का प्रचार करना, स्वदेशी का प्रचार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है संगठन से जोड़ना, ये सारे काम महात्मा गांधी जी के रचनात्मक काम में आते थे। अब एक बात तो तय थी ना कि आज नहीं तो कल आंदोलन तो फिर करना है भाई। जब तक हमारे उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, जब तक हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम बैठेंगे तो नहीं चुप। तो आगे जब आंदोलन होगा तो अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो कई सारे लोगों का ये मानना था कि महात्मा गांधी जी नहीं है तो भी हमें रचनात्मक काम करने चाहिए, हमें उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में कुछ लोग ऐसे थे कांग्रेस में जिनका ये मानना था कि रचनात्मक काम तो करना है, जो भी महात्मा गांधी जी चाहते हैं वो करना है, पर उसमें एक परिवर्तन कर लीजिए, सिर्फ एक उस रणनीति में परिवर्तन कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। क्या परिवर्तन करना है? उनसे पूछा गया क्या चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि चुनावों का बहिष्कार करना बंद किया जाए। महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने चुनावों का बहिष्कार करना भी रणनीति में शामिल किया है। आप सब कुछ करिए जो महात्मा गांधी जी ने कहा है, बस चुनावों का बहिष्कार करना बंद कर दीजिए और चुनाव में भाग ले लीजिए। तो अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि सब कुछ वही करिए, बस चुनाव का बहिष्कार करना बंद कर दो और चुनाव में भाग लो। इस तरह की विचारधारा के जो सबसे प्रमुख आदमी व्यक्ति थे उनका नाम था चित्तरंजन दास। नाम तो सुना होगा आपने, जिन्हें शॉर्ट में CR दास कहा जाता है, और अपने यहाँ पे एक देश बंधु की उपाधि भी इनको दी गई। कई बार आपने सुना होगा इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कई लोग इनको देश बंधु चित्तरंजन दास कहते हैं। अब देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इन लोगों का कहना था कि चुनाव में बहिष्कार करना बंद करिए और चुनाव में भाग लीजिए। इस तरह से कांग्रेस में दो धड़े हो गए और एक प्रकार से कांग्रेस में बंटवारा होने लगा। इन्हें कहा गया प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। कभी भी अगर आप इतिहास पढ़ें और आपको ऐसे शब्द मिले कि प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स कौन थे, तो प्रो चेंजर्स वो थे जो महात्मा गांधी की रणनीति में परिवर्तन चाहते थे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक परिवर्तन चाहते थे कि हम चुनाव में भाग लेने की शुरुआत करें, बहिष्कार करने की रणनीति को बदल दें। इनको क्या बोला गया? ध्यान से समझ रहे हैं, इन्हें प्रो चेंजर्स कहा गया, ठीक है। और जो लोग चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते, जो चाहते कि नहीं कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वैसा का वैसा चलेगा सब कुछ, इन्हें नो चेंजर्स कहा गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? इस तरीके से प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के दो गुट बन गए। भाई जैसे आपने देखा हो हमारे आमतौर पर शादियों में ऐसा होता है। अब शादी में क्या होता है ना कि परिवार की परंपरा के अनुसार विवाह घर में होते आए हैं, है ना। हमारे पिताजी, दादाजी, दादाजी के पिताजी, दादाजी, एक विशेष तरीके से शादियां घर में होती रही है, रीति रिवाज जिसको कहते हैं। अब नई पीढ़ी जब आजकल की आपने देखा होगा कि उनकी शादी होती तो वो उसमें कुछ चेंज करने की सलाह देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी शादी में वरमाला तो हो, जो कि होती है, पर वरमाला थोड़ी सी अलग तरीके से हो, डिफरेंट तरीके से हो, है ना। हम नए ज़माने के लोग हैं तो हम अलग तरीके से वरमाला, आजकल तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े विचित्र से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था कि वो एक JCB जो है उसके ऊपर दूल्हा दुल्हन जो है वो वरमाला कर रहे हैं और फिर अचानक से वो दोनों के दोनों नीचे गिर गए और उनका पूरा के पूरा वो मोमेंट स्पॉइल हो गया। तो अब ऐसे में कई बार लड़ाई हो जाती है, बच्चे बोलते नहीं हम इस रणनीति को चेंज करेंगे, हम अलग तरीके से वरमाला करेंगे, शादी करेंगे। घर वाले बोलते नहीं, परंपराओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, परंपराओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसी की वैसी होंगी।
इस तरह से हमारे यहाँ पर एक विवाद होता रहता है घरों में आमतौर पर, यहाँ भी वही हो रहा है। तो प्रो चेंजर्स कौन है? प्रो चेंजर्स वो हैं जो रणनीति में परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन समर्थक हैं, जो चुनाव में बहिष्कार की रणनीति को बदल के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। क्लियर? दूसरी तरफ परिवर्तन के विरोधी वो हैं जो परिवर्तन नहीं चाहते, किसी तरह का टस से मस में हमारे एक कहा जाता है लकीर का फकीर होना। अगर आपने सुना होगा, एक कहावत है लकीर का फकीर, मतलब वो उस चीज़ से बिल्कुल टस से मस नहीं होना चाहते, जो चल रहा है वैसा ही चलाएंगे वो। अब इनमें कौन थे? इनमें चितरंजन दास, प्रो चेंजर्स में बताता हूँ, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, है ना, ये कहलाए प्रो चेंजर्स। ठीक है। नो चेंजर्स कौन है? नो चेंजर्स वो थे जिन्होंने परिवर्तन का विरोध किया, है ना, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके जो साथी थे, वो नो चेंजर्स कहलाए। अब कांग्रेस में होने लगी लड़ाई। ठीक है। अब सरकार जो है ना, कतिपय शब्द का अर्थ होता है कुछ। जब हम कहते हैं ना कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो कतिपय शब्द का प्रयोग कुछ के अर्थ में किया जाता है। मतलब जहाँ पर हम सब में से कुछ विशेष चीज़ को छांटना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो कतिपय का शब्द किया जाता है। जहाँ पर आपको पता नहीं हो कि एग्जैक्ट कितनी संख्या है ना, अमाउंट कितना है निश्चित रूप से, तो कतिपय शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। तो अब यहाँ हम लोग इतिहास पढ़ते पढ़ते जो है हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, तो समझो क्या हुआ। प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में विवाद होने लगे। अब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि अच्छा, कांग्रेस में लड़ाई हो रही है कि चुनाव में भाग लेना है कि नहीं लेना है, तो ऐसे में उन्हें लगने लगा कि शायद 1907 वाली घटना फिर होगी। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस में आपस में इतनी लड़ाई हुई, लात घूसे चल गए। ताप्ती नदी के किनारे आपने देखा होगा कि जो सेशन हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। अब ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस में फिर से लड़ाई होगी, है ना, और इसीलिए सरकार जो है क्या करने लगी, वेट एंड वॉच की पॉलिसी। वेट एंड वॉच की पॉलिसी का मतलब यह है कि सरकार जो है वो देख रही थी कि कांग्रेस का विभाजन कब, और कब हम लड्डू पेड़े खाएंगे, कब हम लोग लड्डू बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, कांग्रेस की फिर फूट होने वाली है। आखिरकार मार्च 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। ठीक है। अब ये स्वराज पार्टी की स्थापना आ गया। मैं आपको पहले कांग्रेस का बता रहा। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। चितरंजन दास साहब ने कहा कि हमें अधिवेशन में, हमें जो है स्वराज पार्टी, हमको चुनाव में भाग लेना है। अब कांग्रेस के कई नेता खिलाफ थे, तो उनकी इस मांग को मंजूर नहीं किया गया। कांग्रेस ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया चुनाव में भाग लेने वाली। तो उन्होंने क्या किया, एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष खुद चितरंजन दास बने, CR दास, और इसके मोतीलाल नेहरू जो है महामंत्री बने। कई सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज पार्टी के महामंत्री कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू साहब जो है वो महामंत्री बने और चितरंजन दास जो है अध्यक्ष बने। इस पार्टी में, या हम प्रो चेंजर्स की बात करें, तो इसमें वल्लभ भाई पटेल साहब के भाई विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान, मदन मोहन मालवीय जिन्हें महामना कहा जाता है, कुछ दिन पहले भारत रत्न दिया गया है, MR जयकर, ये लोग जो है इस पार्टी में शामिल हो गए। ये लोग जो है प्रो चेंजर्स कहलाए। अब जब स्वराज पार्टी बन गई तो लगने लगा कि कांग्रेस के फिर दो धड़े हो जाएंगे, एक कांग्रेस, एक स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? देखो क्यों बनाई उन्होंने पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना के पीछे इनका जो उद्देश्य था ना, भारत को स्वराज दिलाना। ठीक है, ये भारत को होम रूल दिलाना चाहते थे। उस समय कांग्रेस जो है यही मांग रही थी सरकार से, होम रूल दिलाना। दूसरा, विधानमंडल को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना। अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये जो है स्वराज पार्टी के लोगों को कुर्सी चाहिए थी, इन्हें पद प्यारा था, पावर चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। ये लोग आजकल के नेताओं की तरह नहीं थे। आजकल के तो आपको पता है कि आजकल जो चुनाव लड़ता है या जो नेता बनता है, तो अधिकांश लोग उनमें से, सब तो हम लोग नहीं कह सकते, पर अधिकांश लोग जो नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद या मंत्री बनना चाहते हैं, वो अपने लिए बनना चाहते हैं। वो कुर्सी के लिए, लालच पद का, पावर का, इनका रहता है।
उस समय लोग जो है ना देश के लिए करते थे कुछ भी। अगर उन्हें पद भी चाहिए तो देश के लिए, वो उस पद का उपयोग अपने लिए नहीं करना चाहते। इन्हें सांसद बनना हो, इन्हें मंत्री बनना हो तो ये देश के लिए बनना चाहते थे, मतलब ये अपनी शक्ति का प्रयोग देश के लिए करना चाहते थे। ठीक है, तो ये चाहते थे कि विधानमंडल को बनाया जाए संघर्ष का मंच। अगर महात्मा गांधी जी रोड पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, सड़क पर लोग लड़ सकते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या हम वही काम विधानमंडल में नहीं कर सकते? हम विधानमंडल में जाके वही काम करेंगे और हम सरकार से विधानमंडल में लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इसके अलावा सरकार के कामों में अड़ंगा लगाएंगे। हम सरकार को काम नहीं करने देंगे, विधेयक पास नहीं करने देंगे, उन विधेयकों की आलोचना करेंगे, सरकार से बहस करेंगे और कुल मिला के सरकार के उद्देश्यों की पोल खोल देंगे। सोचिए, रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट जब पास हुआ उस समय भारतीय अगर ज़्यादा संख्या में होते वहाँ पर तो रॉलेट एक्ट पास ही नहीं होने देते। आप देखो कि रॉलेट एक्ट पास हुआ, लागू हुआ, तो तुम्हें रॉलेट सत्याग्रह करना पड़ा ना, तो तुमने रॉलेट सत्याग्रह किया, जलियांवाला बाग हो गया। अगर रॉलेट एक्ट पास ही नहीं हुआ होता तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। तो हम विधानमंडल में ही सरकार को काम नहीं करने देंगे, हम अड़ंगा लगाएंगे, हम लोग रोड़े लगाएंगे, है ना, ये हम लोग करेंगे और सरकार को अपनी नीतियों में चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए विवश करेंगे। समझ गए? तो स्वराज पार्टी के उद्देश्य क्या है? स्वराज पार्टी का उद्देश्य पहला तो इसके नाम में ही छुपा है, कोई दिक्कत नहीं, स्वराज दिलाना, भारत को स्वराज दिलाना, होम रूल दिलाना। दूसरा इनका जो उद्देश्य है, विधानमंडल को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना। भाई लड़ाई करनी है तो रोड पे भी हो सकती है, विधानमंडल में भी हो सकती है। सरकार के कामों में अड़ंगा लगाना, सरकार को रोकना अपनी जो है कामों से, उनके विधेयक कानून पास नहीं होने देना और बहस करना उनके साथ, नीति में परिवर्तन के लिए उनको मजबूर कर देना। अब इसके बाद सितंबर 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, विशेष अधिवेशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब क्या हुआ कि कांग्रेस और स्वराज पार्टी के रूप में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। स्वराज पार्टी के लोगों को कांग्रेस ने मान्यता दे दी, मतलब आपको अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, भले ही हम आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बहिष्कार कर देंगे, पर हम तुम्हें मान्यता दे देते हैं। तो इनको कांग्रेस के, स्वराज पार्टी और उसके कार्यक्रम को कांग्रेस के संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी गई। मतलब स्वराज पार्टी जो कर रही है वो कांग्रेस कर रही है, सीधी सी बात है, कोई लड़ाई नहीं है हमारे बीच। ठीक है, अब सरकार को लगा कि ये तो उल्टा हो गया, हमें लग रहा था कि ये तो लड़ पड़ेंगे और आपस में लड़ के अलग अलग हो जाएंगे, इनका बंटवारा हो जाएगा और हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, ये कमज़ोर हो जाएंगे जैसे 1907 में हुए थे। पर कहते ना कि बुद्धिमान वो होता है जो अपने गलतियों से सीखता है, उसको कहते हैं इंसान बुद्धिमान। तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और इस बार उन्होंने तय किया कि हम जो है लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई का सीधा सीधा फ़ायदा जो है किसको मिल रहा है? हमारी लड़ाई का सीधा सीधा फ़ायदा सरकार को मिल रहा है, अंग्रेज़ों को मिल रहा है, तो हम लड़ेंगे नहीं, इस बार हम एक रहेंगे। कहते ना कि घर में लाख मतभेद हो जाएं, पर कभी पड़ोसी को नहीं बताना चाहिए। आपके आपसी लड़ाई का, आपसी फूट का, घर के मतभेदों का दूसरे लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें मज़े आते हैं। जब किसी दूसरे के घर में लड़ाई चल रही होती ना, या कोई मतभेद हो जाते हैं, तो लोग जो है ना चटकारे ले के बात करते हैं, मज़े ले के बात करते हैं, और वो तो चाहते हैं कि आपके घर में शांति ना हो। तो इन्होंने इस बार कोई लड़ाई नहीं की। आगे समझ में? अब सरकार ने कहा एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं कि महात्मा गांधी जी को रिहा कर देते हैं। हालांकि महात्मा गांधी जी को 6 साल की सज़ा हुई थी, तो भी महात्मा गांधी जी को रिहा कर देते हैं, क्योंकि अगर महात्मा गांधी बाहर गए, महात्मा गांधी जी चुनाव में भाग लेने के सख्त खिलाफ हैं। महात्मा गांधी जी इनको जो है चुनाव में भाग नहीं लेने देंगे, तो छोड़ देते हैं, महात्मा गांधी जी जाएंगे बाहर और वो इनको बाहर कर देंगे कांग्रेस से। ये हो गई फूट। अब महात्मा गांधी जी को रिहा कर दिया। सरकार ने 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी को स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया, ये सोच के कि महात्मा गांधी जाएंगे और ये इनको आपस में बांट देंगे, पर हुआ उल्टा। इस बार महात्मा गांधी जी भी सरकार की चाल को समझ गए। महात्मा गांधी जी बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने जो है इनमें आपस में और एकता स्थापित कर दी।
इनके आपसी मतभेदों को समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी ने तो उल्टा काम किया, मतलब सरकार ने जो उनसे एक्सपेक्ट किया था ये दाव उल्टा चल गया। उन्होंने उन दोनों के बीच की खाई को समाप्त कर दिया, दोनों के बीच में एक समझौता करवा दिया, ठीक है, दोनों के बीच में समझौता हो गया। 6 नवंबर 1924 को, आपको पता है कि ये वही साल है जब महात्मा गांधी जी, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने पहली और आखिरी बार। आपने सुना होगा कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं महात्मा गांधी चाहते तो हर बार अध्यक्ष बन जाते, पर सिर्फ एक बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और वो अधिवेशन था 1924 का बेलगांव अधिवेशन, है ना। इसी साल महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। अब कांग्रेस में महात्मा गांधी जी और उधर से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने आपस में एक संयुक्त बयान जारी किया कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है कि कांग्रेस में बंटवारा हो रहा है, कांग्रेस में फूट पड़ गई है, मतभेद हो गए हैं, तो फिर ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है, हम एक हैं। और उन्होंने एक बयान जारी किया जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच में समझौता हुआ था, इसे गांधी दास पैक्ट कहते हैं। पैक्ट मतलब समझते हैं? पैक्ट को हिंदी में कहते हैं समझौता। तो महात्मा गांधी और दास के बीच में ये समझौता हुआ। कुल मिला के महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। और चित्तरंजन दास ने भी ये बात कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ चुनाव में भाग लेंगे लेकिन पूरा कांग्रेस के उद्देश्यों से डिगेंगे नहीं, कांग्रेस के सारे लक्ष्य हमारे मन में हैं और हम कांग्रेस के प्रति पूरी आस्था जताते हैं। तो ये समझौता हो गया। आपसे पूछा जा सकता है गांधी दास पैक्ट कब हुआ, क्यों हुआ, या गांधी दास पैक्ट का क्या फायदा हुआ, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एक पूना पैक्ट, ऐसा ही एक समझौता आगे देखोगे 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसको पूना पैक्ट कहते हैं। पूना में समझौता हुआ था। एक आप देखोगे लीग और कांग्रेस का एक पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था 1916 में। ये सब ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। CR दास, महात्मा गांधी और दास पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, ये सारे के सारे समझौते ना काम के हैं। आगे समझ में? लखनऊ पैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था, जिसमें कि दोनों साथ आए थे 1916 में, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। और गांधी दास पैक्ट, नहीं एक्ट नहीं पैक्ट, एक्ट और पैक्ट में अंतर है, समझे। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम या कानून और पैक्ट का मतलब होता है समझौता। तो हम लोग समझौते की बात कर रहे हैं, भी एक्ट तो बहुत सारे हैं। अरे भाई, एक्ट और पैक्ट में अंतर है। मैं आपको एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पैक्ट बता रहा हूं। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इनके बीच में समझौता हो गया और कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे, इस निर्णय को मंजूरी दे दी गई और इस प्रकार से इनके बीच में लड़ाई खत्म हो गई। अब क्या इन्होंने भाग लिया चुनाव में? बिल्कुल, इन्होंने चुनाव में भाग लिया। और चुनाव में भाग क्या लिया इन्होंने? केंद्रीय विधानसभा की सीटें जो थी 101 निर्वाचित सीटें, उसमें से इन्होंने लगभग 43 सीटें जो है जीत ली, ठीक है। काफ़ी सारी सीटें इन्होंने केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में जीत ली। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी सफलता, इनको विधानसभा के चुनाव में भी काफ़ी सफलता मिली, पर जो सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है स्वराज पार्टी की, उन्होंने चुनाव में भाग लिया और सबसे बड़ी सफलता थी कि इन्होंने एक भारतीय को इन्होंने क्या बना दिया? एक भारतीय को इन्होंने केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। 1925 में इन्होंने विट्ठल भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल के जो भाई थे और स्वराज पार्टी के एक बड़े नेता थे, विट्ठल भाई पटेल को इन्होंने बना दिया केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष। यदि आप नहीं समझे तो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष मतलब आजकल का जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष,
तो एक प्रकार से पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय विधानसभा में स्पीकर के अध्यक्ष के पद पर कोई भारतीय पहुंचा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय कौन थे अध्यक्ष, तो पहले भारतीय जो अध्यक्ष बने वो विट्ठल भाई पटेल थे और वो स्वराज पार्टी के ही थे। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय उपाध्यक्ष कौन थे, के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, क्या कोई बता सकता है? ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम है विट्ठल भाई पटेल और केंद्रीय विधानसभा के इनसे पहले एक उपाध्यक्ष बने हैं भारत के, उनका नाम बता देता हूं मैं आपको, उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लगता है, क्या आपको ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है? सच्चिदानंद सिन्हा साहब भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक के दिन जिस व्यक्ति को अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी रूप से, कई बार आपने ये नाम पढ़ा होगा कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। वही सच्चिदानंद सिन्हा है जो भारत में केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, और पहले भारतीय अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं विट्ठल भाई पटेल साहब। तो ये नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा आपने पढ़ा है ना, क्यों बोलते हैं ऐसा? सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, संविधान सभा के वरिष्ठ थे। ठीक है, बहुत सालों से वो विधानमंडलों में काम कर रहे थे, बहुत सालों का उनके पास अनुभव था, यहाँ तक कि वो उपाध्यक्ष बने पहले भारतीय विधानसभा के केंद्रीय। तो इस तरह से ये चुनाव लड़े और चुनाव में इन्होंने सफलता भी धीरे धीरे, लेकिन क्या हो गया कि हालांकि शुरुआत में स्वराज पार्टी ने अच्छा काम किया, स्वराज पार्टी ने सरकार को परेशान किया, सरकार के कामों में टांग अड़ाई, सरकार को काम नहीं करने दिया, बहस करते थे, लोगों को पता चलता था उनकी बातों से कि सरकार हमारे साथ कितना गड़बड़ करती है, अन्याय कर रही है। कई सारे सरकार के विधेयकों पर सरकार की पोल खोल के रख दी उन लोगों ने। कुल मिला के स्वराज पार्टी ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन कुछ समय के बाद स्वराज पार्टी का पतन हो गया। कारण ये था कि CR दास की मृत्यु हो गई, चितरंजन दास जो अध्यक्ष थे, और धीरे धीरे पार्टी में ऐसे लोग आ गए ना जिनको कुर्सी चाहिए थी। मनुष्य जो है ना, आपको पता है कि कितना लालची प्रवृत्ति का होता है, जहां फायदा दिखता है वहां चला जाता है। अब उसको दिखने लगा कि यार स्वराज पार्टी में जाके और कुर्सी मिल सकती है, कई लोगों को कुर्सी चाहिए थी, पद चाहिए था, पावर चाहिए था, तो वो स्वराज पार्टी में चले गए। जब ऐसे लोग स्वराज पार्टी में जाने लगे तो स्वराज पार्टी धीरे धीरे कमजोर होने लगी और आखिरकार स्वराज पार्टी खत्म हो गई। ठीक है, अगला जो हमें पढ़ना है इसके बाद वो पढ़ना है साइमन कमीशन। बहुत सालों तक भारत में ऐसा लग रहा था कि यार कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्या करे, कोई कारण भी तो होना चाहिए। हमें बहाना दे दिया किसने? हमें बहाना दे दिया खुद सरकार ने। किसने दे दिया? खुद सरकार ने हमें ये भाषण दे दिया, जो है बहाना दे दिया कि आप जो है आंदोलन करिए। तो एक बड़ा आंदोलन होता है उसके बाद 1928 के आसपास साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक ऐसा आयोग है जिसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। साइमन कमीशन जो है एक संवैधानिक आयोग था। इसके बहिष्कार की कहानी आपने पढ़ी होगी, बचपन से आपने देखा सुना होगा। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, साइमन कमीशन का बहिष्कार भारत में किया गया, साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए, सब आपने पढ़ा होगा। तो साइमन कमीशन का क्या लेना देना है, साइमन कमीशन की शुरुआत कैसे हुई? तो इसके पीछे जो कहानी शुरू होती है ना, कहानी की शुरुआत होती है, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बात तो ये 1928 की है, पर 1928 के इस कमीशन को समझने के लिए फ्लैशबैक में जाइए, 1919 में जाइए। 1919 में कुछ आया था, कुछ हुआ था। क्या हुआ था? 1919 में कानून पास किया था ब्रिटेन की संसद ने, जिसे 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, और हमारे यहाँ बच्चे इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अरे 1919 में कोई एक्ट पास हुआ था, उसका साइमन कमीशन से क्या लेना देना है?
साइमन कमीशन तो बहुत बात की बात है। तो क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है, समझो। कहानी में आगे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने एक लक्ष्य रखा था। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा था? लक्ष्य रखा था कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। जरा ध्यान से सुनना, क्या लक्ष्य था? भारत में धीरे धीरे, एकदम से दे देंगे तो भारतीय संभाल नहीं पाएंगे, धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे और इसकी शुरुआत हम 1919 से कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो हम 1919 के एक्ट के द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, धीरे धीरे शुरुआत कर देंगे। अब कैसे पता चलेगा कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई कि नहीं हुई, है ना? जैसे आज आप तैयारी करना शुरू करते हो तो कैसे पता चलता है कि आपकी तैयारी अच्छी हुई कि नहीं हुई, आपने सही तरीके से ईमानदारी से पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, कितना आता है नहीं आता है? ये तो एग्ज़ाम से पता चलता है ना, कि एग्ज़ाम आती है और एग्ज़ाम के द्वारा पता चल जाता है कि आपने कितना पढ़ा और कितनी मक्कारी की या कितना टाइम पास किया। तो ऐसा ही इन्होंने एक प्रावधान किया था इस एक्ट में कि आज से 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 वर्ष के बाद, मतलब 1929 में। 10 साल कब होंगे? 10 साल मतलब 1929 में। तो आज से 10 साल के बाद हम एक आयोग का गठन करेंगे। क्या करेंगे? एक आयोग का गठन किया जाएगा, संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। क्या करेगा वो आयोग? उस आयोग का ये काम होगा, ये चेक करना, ये जांच करना या समीक्षा करना कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई है कि नहीं। 10 सालों में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में हमने कहां तक काम किया है, ये चेक करना है। ठीक है, आगे समझ में? तो भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में जो काम किए गए हैं वो सफल हुए हैं कि नहीं, उनमें कुछ कमियां हैं क्या, या उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा 10 साल के बाद। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये आयोग तो 1929 में आना चाहिए। एक 5वीं 6ठी में पढ़ने वाला छोटा सा बालक भी बता देगा कि 1919 के बाद में 10 साल कब होते हैं? 1929 में। एक सेकेंड, ठीक है, 10 वर्ष कब होंगे? 1929। (1929) में होगा। ठीक है, तो फिर आयोग का गठन 1927 में कैसे हुआ? ये चार्ज नहीं है, चार्जर कहाँ है? ठीक है, 10 वर्ष के बाद में आयोग का गठन होगा। तो 1927 में कैसे हो गया? उसका कारण यह है कि 1929 में ब्रिटेन में होने वाले थे चुनाव, है ना। अब ब्रिटेन में होने वाले हैं चुनाव और ब्रिटेन की सरकार को पता था शायद कि शायद इस बार हमें चुनाव में बहुमत ना मिले, इस बार कोई दूसरी पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, 8 साल में, 2 साल पहले ही, ठीक है, 1919 के 8 साल बाद, मतलब 2 साल पहले ही 1927 में इस आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? मतलब 1919 में ये तय थोड़ी किया था कि एक साइमन कमीशन होगा, बस ये था कि एक आयोग होगा। वो तो अलग बात है कि आयोग के अध्यक्ष का नाम जॉन साइमन था, तो आयोग का नाम पड़ गया साइमन कमीशन। तो अब आपको पूरा कहानी समझ में आई। उम्मीद करता हूं कि आप फ्लैशबैक से लेके तो वर्तमान तक सब समझ गए होंगे कि कैसे 1919 के एक्ट से 1929 में साइमन कमीशन का गठन होना था और उस कमीशन का गठन 1927 में हो गया, 2 साल पहले। सरकार थोड़ी सी जल्दबाजी में थी, हड़बड़ी में थी। तो 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की सरकार ने उस कमीशन का गठन कर दिया। उस कमीशन के कुल मिला के 7 सदस्य थे, ठीक है, और अध्यक्ष का नाम था जॉन साइमन। जॉन साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे, इसीलिए कमीशन को हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं। वैसे इसका एग्जैक्ट नाम ये नहीं होगा, इस कमीशन का नाम भारतीय संवैधानिक सुधार आयोग है ना, जांच आयोग, इसे भारतीय संवैधानिक आयोग भी कहा जाता है। ये भारतीय संवैधानिक आयोग था जिसका काम क्या था, 1919 के एक्ट के उद्देश्य अपने कहाँ तक सफल हुए वो चेक करना। अब
उस समय भारत का जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। अगर आप लोगों को भारत के गवर्नर जनरल वाले पार्ट में कोई इशू है या नहीं समझ में आते हैं कि कब कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय बना, तो एक सेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगा जो मैंने लिया था रिकॉर्डेड। सारे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। किस किस ने देखी है वो क्लास? मुझे मालूम है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं, व्यूवर्स जो है, उन्होंने वो क्लास देखी हुई है जिसमें मैंने सारे के सारे वायसराय और गवर्नर जनरल और सब कुछ करवाएं आज़ादी तक। नहीं देखी हो तो देख लेना, क्योंकि एक वीडियो में आपका पूरा के पूरा वो मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये उस समय 1926 से 1931 तक 5 साल कार्यकाल समझो कब है। 1926 से 31 तक भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। और इरविन ने ये सुझाव दिया कि इसमें भारतीयों को शामिल मत करिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमारी बात चले, हम जो चाहते हैं वो हो, क्योंकि भारतीय रहेंगे तो फिर वो बीच बीच में टांग अड़ाएंगे या हमको हमारा काम नहीं करने देंगे या दबाव डालेंगे हमारे ऊपर, तो इरविन ने ये सुझाव दिया कि हमारे इसमें कोई भी जो है ना, सारे सदस्य हमारे होने चाहिए, सारे अंग्रेज होने चाहिए, इसमें भारतीय नहीं होना चाहिए। आगे आपको पता है कि इसी इरविन के साथ महात्मा गांधी का एक समझौता हुआ था 1931 में, जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और इसी के द्वारा जो है भारत में असविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। महात्मा गांधी जी कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो वो गांधी इरविन समझौता आपको पता होगा, 5 मार्च 1931 की बात है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो इरविन है ना, इसके सुझाव पे भारतीयों को शामिल नहीं किया, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन का एक और नाम है व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन, क्योंकि सारे के सारे सदस्य गोरे थे, सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, अब जब ये बात हम तक पहुंची कि ऐसे एक आयोग का गठन किया गया है, ऐसा एक आयोग बनाया जा रहा है जिसमें कि सारे अंग्रेज हैं, भारतीय कोई नहीं है, तो हमें बुरा लगा। ठीक है, हमें दुख हुआ। और दुख इसलिए हुआ क्योंकि ये आयोग बनाया तो हमारे ही लिए गया था। आप हमारे भविष्य का निर्धारण करने के लिए, हमारे भविष्य का फैसला करने के लिए कोई आयोग बनाते हैं और आप हमसे पूछेंगे भी नहीं। यहाँ तक कि आपके भविष्य का फैसला अगर मान लीजिए कि कोई भी ले, माता पिता तो छोड़ दीजिए, कोई भी लेगा, तो क्या वो आपसे पूछेगा नहीं? तो हमारे भविष्य का फैसला हो रहा है तो हमसे तो पूछिए। मतलब कुल मिला के हमें भी तो इस आयोग में शामिल कर लेते। अगर 2-4 भारतीय होते तो हमें तसल्ली होती कि भाई हमारी बात भी रखी जाएगी। तो हमें ऐसा पता चलता है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं, सरकार, वो भारतीयों को इस योग्य नहीं मानती, भारतीयों को इस काबिल नहीं मानती कि इनको इस कमीशन में शामिल किया जाए। और इस बात से हमें और बुरा हुआ, बहुत बुरा लगा, हर्ट हुआ। जब आप कोई काम कर सकते हैं, सोचिए, और उस काम के लिए आपको जो है ना चुना जाए और ऐसा कहा जाए कि आप इस काम को नहीं कर सकते, तो कितना बुरा लगेगा कि हम कर सकते हैं लेकिन हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, क्षमता नहीं है। तो वही चीज़ भारतीयों को बुरी लगी। सब ने मिलके एक मीटिंग की। 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ और बहिष्कार का निर्णय लिया गया कि भाई कांग्रेस तो जो है इस आयोग का समर्थन नहीं करेगी, हम इस आयोग का पूरा बहिष्कार करते हैं। ना तो हम इस आयोग को मानते हैं और ना हम इस आयोग के किसी काम को मानेंगे, किसी सिफारिश को मानेंगे। तो ये बात तो सिर्फ कांग्रेस की। इसके अलावा उस समय की जितनी भारत में बड़ी बड़ी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी, हिंदू महासभा जो हिंदुओं के लिए बनाई गई थी, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब ने भी इसका बहिष्कार किया। मतलब लगभग भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय एकमत था। इक्का दुक्का को छोड़ दो, जैसे पंजाब में आप देखोगे यूनियनिस्ट पार्टी और पंजाब की जो जस्टिस पार्टी थी, कुछ पार्टी को छोड़ दो जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया, तो बाकी सब ने सब बहिष्कार किया है। जस्टिस पार्टी मद्रास, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब,
डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऐसी कुछ पार्टीज थी, संगठन थे जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध या बहिष्कार नहीं किया। अब हमने तो विरोध किया तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। साइमन कमीशन का गठन हो गया और साइमन कमीशन ने काम करना भी शुरू कर दिया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई आया पहली बार। ये 2 बार आया, एक बार आया फरवरी में, फिर चला गया, फिर आया था आखिरी में। तो ये आया भारत अपना काम करने के लिए, पर हम भी रेडी थे। हमने कहा आओ तुम्हें दिखाते हैं साइमन, ठीक है, हम तुम्हें किस तरीके से, तुम्हारा जोरदार स्वागत होगा भारत में, तुम याद रखोगे। तो भारत जब वो पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया, जगह जगह उसको दिखाए गए काले झंडे। आपको पता होगा काले झंडे जो है ना विरोध का एक प्रतीक माना जाता है। काले झंडे दिखाए गए। उस दिन हड़ताल की गई, काम नहीं हुआ, सबने काम छोड़ दिया, उस दिन पूरी तरह से काम बंद हो गया। प्रदर्शन हुए, जगह जगह पर उसका प्रदर्शन किया गया। और यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि नारे लगाए गए। आप किसी के घर जाएं अतिथि के तौर पर, गेस्ट के तौर पर, और वहाँ से अगर कोई ऐसे नारे लगाए गो बैक, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और पूरे भारत में प्रदर्शन हुए। इसके बाद साइमन कमीशन जब दूसरी बार भारत आया तब भी प्रदर्शन हुए। जगह जगह पर अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया और साइमन कमीशन का विरोध किया। इसी दौरान आपने सुना होगा लाहौर में जब प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस की लाठियों से घायल हो गए लाला लाजपत राय साहब। तो इसी समय लाला लाजपत राय साहब को जो है कुछ लाठियां पड़ी, वो तो आम बात थी उस समय। क्रांतिकारी जो है ना भारत में जेल जाना, लाठियां खाना, ये आम बात थी, है ना। आजकल तो जैसे किसी को एक लाठी भी मार देते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे मार दी। तब तो भारत के बड़े बड़े नेताओं ने भी लाठियां खाई हैं, सब कुछ किया है, तो भी वो अपने आप में एक गर्व का क्षण माना जाता था। तो लाला लाजपत राय साहब को चोट ज़्यादा गंभीर लगी, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो शहीद हो गए, तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान लखनऊ में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी नेतृत्व किया। आगे आपको पता ही कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हो गई, तो उससे जो है कई सारे क्रांतिकारी भड़क गए। लाला लाजपत राय एक ऐसा नाम थे, आपको पता है इनको पंजाब केसरी भी कहते हैं, और ये क्रांतिकारी थे, बड़े क्रांतिकारी, मतलब इनका नाम जो है बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था। इनको लाला जी कहा जाता था, कोई नाम नहीं लेता था उनका, ठीक है, लाला जी। तो भगत सिंह हो गए या उनके जैसे कई क्रांतिकारी जो पंजाब से आए थे या देश के अलग अलग, तो लाला लाजपत राय उन सभी के लिए एक आदरणीय नाम थे। तो उनको ऐसा लगा कि हमारे नेता को मार दिया, तो वो एक प्रकार से स्वाभिमान की बात आ गई, आत्मसम्मान की बात आ गई। चोट पहुंची उसको, उनके आत्मगौरव को चोट पहुंची कि उनके नेता को मार दिया। तो उन्होंने भी तय किया कि बदला तो लेना ही है ना, इनका बदला लेके रहेंगे, कुछ भी हो जाए इनका बदला जो है लिया जाएगा। और सरकार को ये मैसेज दिया जाएगा कि अगर तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे। फिर आपको पता ही है कि सैंडर्स को गोली मार के उन्होंने हत्या कर दी गई। सैंडर्स हत्याकांड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हुई, इतना सब कुछ हुआ। उसके बाद भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मतलब इतना सब होने के बाद भी साइमन कमीशन ने अपना काम किया और उसने रिपोर्ट भी बना ली। 1919 के एक्ट को रिव्यू किया, उस एक्ट के हिसाब से भारत में जो कुछ भी हो चुका था उसको रिव्यू किया, समीक्षा की, और फाइनली साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन की सिफारिशों को लेकर, आखिर साइमन कमीशन ने क्या क्या सिफारिशें की थी, क्या क्या कहा था। तो देखो साइमन कमीशन की मुख्य, ये नहीं पता होता, देखो आमतौर पर बच्चों के साथ समस्या क्या होती है कि वो पढ़ते हैं ना तो अधूरा पढ़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा पढ़ लिया, पर उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं होता है। ये उसी तरह से जैसे जब आप खाते हैं ना, तो आप लोग दिन भर में कुछ ना कुछ खाना खाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें खाते होंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरा पोषण मिल गया, पर ऐसा नहीं है। कई बार आपकी बॉडी में आप देखेंगे कि प्रोटीन की कमी हो जाती है, किसी को विटामिन की कमी हो जाती है, किसी को कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो बॉडी को जैसे संपूर्ण पोषण चाहिए ना, पर हमें नहीं पता, हमें तो लग रहा है कि पेट भर गया, मतलब हमने खा लिया, हो गया काम। तो पेट भरना ही पोषण नहीं होता। पेट तो आप किसी भी चीज़ से भर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं कि आपको पूरा पोषण मिले। वैसे ही जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको ऐसा गलतफहमी होती है कि हमने पढ़ लिया, हमको सब कुछ आ गया, पर हमें सब कुछ आता नहीं है। आम तौर पर बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें कितने सदस्य थे, ये भारत कब पहुंचा, नारे लगाए गए, प्रदर्शन किए गए, इसका विरोध हुआ, ठीक है, ये सब पढ़ा। लाला लाजपत राय शहीद हो गए,
लेकिन अगर उनसे ये पूछें कि साइमन कमीशन की सिफारिशें बता दो, तो मैं आपको लिख के गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आधे से ज़्यादा बच्चों को सिफारिशें नहीं पता है। लेकिन साइमन कमीशन की जानकारी सबको है, तो वो अधूरा ज्ञान है ना, वही जाके आपको फिर एग्जाम जब नहीं निकलता ना, तो इंसान सर खुजाने लगता है कि आखिर कहाँ कमी रह गई। पढ़ा तो हमने सब है, हमने तो पूरा पढ़ा, हमने तो मेहनत भी की, फिर हमारा एग्जाम क्यों नहीं निकलता है? हमारा एग्जाम इसीलिए नहीं निकलता है क्योंकि हमने पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है। हमें लगता है कि हमने साइमन कमीशन पढ़ लिया, हमें लगता है कि हमने पूरा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ लिया, पर उसी में से क्वेश्चन आते हैं तो छूट जाते हैं। साइमन कमीशन की मुख्य सिफारिशें समझो वो काम की है। क्या है? पहला, द्वैध शासन को समाप्त करो। आपको पता होगा कि 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन इन्होंने लागू किया था। अगर ये समझना चाहते हो तो इसके लिए भी मेरे आपको सेशन मिल जाएंगे। तो द्वैध शासन जो प्रांतों में चल रहा था, साइमन कमीशन ने जो है ये सिफारिश की, रिकमेंडेशन दी कि द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, मतलब इनको ऑटोनॉमस कर दिया जाए, स्वतंत्रता दी जाए। और वही हुआ 1935 के एक्ट से, आपने देखा होगा प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई। तो प्रांतों को स्वायत्तता, ये सिफारिश अच्छी है। देखो मैं आपको बताऊंगा साइमन कमीशन की कौन सी सिफारिशें अच्छी थी और कौन सी बुरी थी, मतलब आप भी समझ जाओगे कि कौन सी हमारे अच्छे फायदे के लिए जो हम चाहते हैं वो, और दूसरा कौन सा नहीं चाहते थे जो नहीं होना था। दूसरी चीज, गवर्नर जनरल और गवर्नर के अधिकारों को बढ़ाया जाए, ये हमको पसंद नहीं आया, ये गलत बात थी। हम तो गवर्नर जनरल के अधिकारों को कम करना चाहते हैं, हम तो गवर्नरों के अधिकारों को, मनमानी को कम करना चाहते, कटौती चाहते हैं उनके अधिकारों में। साइमन कमीशन कह रहा है कि इनके अधिकारों को और बढ़ा दो, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है, ये रॉन्ग नंबर है। तो साइमन कमीशन ने दूसरी सिफारिश की कि गवर्नर जनरलों और गवर्नरों के अधिकारों को बढ़ा दो, ये गलत था। फिर भारतीयों में मताधिकार का विस्तार, ये अच्छा लगा, हम भी चाहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को मताधिकार दिया जाए, ये हम भी चाहते थे, ये अच्छी बात थी। ठीक है, इसके बाद प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए, ये भी हम चाहते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा तुम प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार करोगे उतना ज़्यादा भारतीयों को मौका मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा। पर यहाँ फिर गड़बड़ कर दी, मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व। ठीक है, हम चाहते थे सांप्रदायिक निर्वाचन खत्म हो जाए। साइमन कमीशन ने सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म करने की बात नहीं की, जो गलत बात थी, है ना, ये गलत सिफारिश है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को ही नहीं, किसी को भी सांप्रदायिक निर्वाचन न दिया जाए, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन बंद किया जाए, क्योंकि ये देश को बांट रहा है। इसकी जगह एकल निर्वाचन प्रणाली को रखा जाए। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, ये भी ठीक है। केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया जाए, आखिर गोरा था तो गोरे वाली बात तो आई जाएगी इसके अंदर। भारतीयों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, मतलब केंद्र में भारतीयों को दूर रखा जाए। हम चाह रहे हैं कि होम रूल दे दो, हम चाह रहे हैं कि हमें अधिकार दे दो, हमको प्रतिनिधित्व दे दो, हमको बढ़ा दो, नहीं, उल्टा कम कर रहा है। फिर इसने कहा बर्मा को भारत से अलग कर दो। बर्मा मतलब आप जिसे म्यांमार कहते हैं, उस समय म्यांमार भारत का हिस्सा हुआ करता था और 1935 के एक्ट के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर भी दिया गया। तो इनकी ये सिफारिश, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बुरा वाला मामला नहीं था, क्योंकि म्यांमार भारत का हिस्सा कभी था ही नहीं। तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए, तो ये भी ठीक है। उसके बाद आगे भारत परिषद को बनाए रखना। तो ये जो एक भारत सचिव हुआ करता था, बच्चों ने पढ़ रखा होगा जिन्होंने, तो उनको पता होगा कि एक भारत सचिव का पद जो है 1858 के एक्ट से बनाया था। उसकी एक काउंसिल भी थी जिसको भारत परिषद कहते थे, और भारत परिषद में 15 लोग हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि भारत परिषद को बनाए रखना। हालांकि 1935 के एक्ट से इसका उल्टा हुआ और सरकार ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया। ठीक है, भारत सचिव का पद बने रहने दिया गया, लेकिन परिषद का जो है वो समाप्त कर दिया। अब आपको मैंने बताया आपत्ति के बिंदु क्या है। साइमन कमीशन की इन सिफारिशों में हमें कहाँ कहाँ आपत्ति है, कहाँ कहाँ हमें दिक्कत है, इनसे बताओ। देखो, पहला स्वराज, हम मांग रहे हैं होम रूल।
लेकिन अंग्रेज हैं कि उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। हमने होम रूल मांगा, उसकी बात नहीं की। साइमन कमीशन की जो सिफारिशें मैंने आपको अभी बताई है, क्या आपको उसमें कहीं मिला ऐसा कि भारतीयों को होम रूल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बात ही नहीं की भाई। साइमन कमीशन ने होम रूल के ऊपर, मतलब जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा मांग रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, उस पर तो इन्होंने बात ही नहीं की। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के लिए भारतीयों को अयोग्य करार दे दिया कि केंद्र में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं देना है, केंद्र में अभी जो है उत्तरदायी सरकार का सही समय नहीं आया है। तो साइमन कमीशन की नज़र में हम तो काबिल ही नहीं है। इसके बाद भारतीयों को ये था कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत को स्वायत्त शासन की ओर ले जाना नहीं, बल्कि समय की बर्बादी और उन्हें लक्ष्य से दूर ले जाना है। और ये बात सही है। साइमन कमीशन का गठन सरकार ने सिर्फ टाइम पास के लिए किया था। वो तो बस चाहते थे कि भारतीयों को कहीं ना कहीं उलझाए रखा जाए। हमने कहा कि होम रूल दे दो, ठीक है, सोचते हैं, ये दे दो, सोचते हैं, वो दे दो, सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ना टाइम पास कर रही है कि कुछ साल और निकल जाए। अब भारत से आज नहीं तो कल जाना ही है, लेकिन थोड़ा जितना ज़्यादा खींच सके उतना अच्छा है ना। तो हमें भी समझ में आ गया कि साइमन कमीशन के माध्यम से इसके द्वारा सरकार सिर्फ भारतीयों का जो है टाइम वेस्ट कर रही है और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से साइमन कमीशन की ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी आलोचना भी आपको पूछी जा सकती है, आलोचना आपको या पता मैंने बता ही दी है, बहुत तरीके से आलोचना हो सकती है, क्योंकि इस कमीशन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए नहीं है, ना तो हमारे हित में है और ना ही हमें पसंद आई। क्लियर? तो कहीं ना कहीं यहाँ साइमन कमीशन का विरोध हुआ और साइमन कमीशन ने फिर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की और साइमन कमीशन की रिपोर्ट से हमें दिक्कत हो गई। आगे अभी जब हम लोग बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को नेहरू रिपोर्ट पढ़ाऊंगा। अगले सेशन में नेहरू रिपोर्ट, दांडी यात्रा और उसी के साथ फेमस सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ बस होने वाला है। आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट होने वाला है। बस आप लोग इसी तरह से साथ रहेंगे तो आने वाले सेशंस में और भी सब्जेक्ट्स और भी चीज़ें हम लोग पूरी करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने सेशन को देखा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दो। जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जिन्होंने सेशन को देखा है, पसंद आया है, लाइक नहीं किया है, भूल गए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और इसको शेयर भी कर दो। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे आप लोग बिना बोले ही कर रहे हैं। लगातार चैनल पर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो सहयोगी हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इतना ज़्यादा सहयोग और प्रेम के लिए। इस सेशन को लाइक शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और हाँ, आज आपको शाम को 6 बजे साइंस की क्लास और रात को 8 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास मिलने वाली है। बहुत दिनों से जो आप मांग कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स का हमारा अगला सेशन कब होगा, तो आज से सर वापस आ चुके हैं और आज से वो चार्ज ले लेंगे। आज से डेली 8 बजे वो आपको पढ़ाने वाले हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, आप कहाँ तक उनसे पढ़ना चाहते हैं, कितना साथ आप उनका देना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है कि 1, 2, 3 सेशन में बच्चे आते हैं, 2-4 सेशन में, फिर धीरे धीरे उनका जोश ठंडा होने लगता है 2-4 सेशन में पूरा उनका सब्जेक्ट हो गया है। और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हम कोई भी काम को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसीलिए सिलेक्शन भी पूरा नहीं होने वाला है। या तो प्री नहीं निकलेगा, प्री निकलेगा तो मेंस नहीं निकलेगा, मेंस निकलेगा तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा और आखिर तक पूरा करना पड़ता है, तब जाके पूरा सिलेक्शन होता है। तो आप लोग शाम को 6 बजे साइंस और 8 बजे इकोनॉमिक्स का सेशन ज़रूर अटेंड करें। और ऐसे लोग जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या MPPSC की तैयारी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे एक और नए चैनल प्रतिज्ञा MPPSC को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल से आपको मिल जाएगा वो चैनल भी, वहाँ पर आपको MPPSC के लिए तैयारी करवाएंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को देखने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।